तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या हालात थे ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर के केस में हम लोगों ने देखा, उसी प्रकार से अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो उसमें जो है इंडिया जो है इट कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस जब तक अंग्रेज हमारे देश में थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की भूख ऐसा नहीं था कि हमारे देश में थी नहीं। बड़े सारे जो लोग थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो वेव यूरोप में जिस प्रकार से शुरू हुई थी, वो जो चीज़ है इंडिया में भी चाहते थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेज़ों के हाथ में था, तो उसकी वजह से एक अच्छा इंडस्ट्रियल बेस हमारे देश में डेवलप नहीं हो सका। ठीक है, अगर हम बात करें अंग्रेज़ों के आने से पहले, जैसा कि हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ की रेपुटेशन कुछ इस प्रकार से थी कि पूरी दुनिया में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हमारे देश के प्रचलित थे। और अंग्रेज़ों ने जब लोकल इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करना शुरू करा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जब तहस नहस करके उन्होंने रख दिया, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे देश में कौन सी इंडस्ट्रीज़ हुई? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस है क्या, क्या इंपॉर्टेंस थी उसकी उस ज़माने में? एक तो वैसे ही देखो, प्रॉपर इंडस्ट्रियल बेस था वो लेबर इंटेंसिव हमारे देश में ज़्यादा था, ना कि कैपिटल इंटेंसिव। क्या फ़र्क होता है ईशा, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में? ज़्यादातर लोगों की ज़रूरत हमें पड़ती है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होती है। तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज कैसी थी हमारे देश में आज़ादी के टाइम पर या फिर अंग्रेज़ों के टाइम पर? अगर हम बात करें लेबर इंटेंसिव, ज़्यादातर क्या, ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव थी, ऑलमोस्ट। ठीक है, और लोग जो थे वो क्राफ्ट का सामान बनाना या कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना वो हाथों से काम करा करते थे। यानी कि लोग जो थे, अगर वो इन्वॉल्व हैं किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में, किसी चीज़ की प्रोडक्शन में, तो जो है वो गुड बनेगा, वो देश में भी सर्कुलेट होगा और विदेशी माल के रूप में उसका एक्सपोर्ट भी होगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसी सेक्टर को, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के सेक्टर को तहस नहस करके रख दिया और इसके बदले में कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस हमारे देश में हमें देखने को नहीं मिला कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की जगह ले सके इस टाइम पर। ऐसा क्यों? कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस क्यों नहीं आया? अगर लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस थी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की या मॉडर्न इंडस्ट्रीज अगर हमारे देश में आए, फिर भी वो भारत में क्यों डेवलप नहीं हो सकी? क्या रीजन है उसका? हाँ, ज्यादातर लोगों को ना, वेरी गुड, नो हाउ नहीं पता था कि अगर हम एक सपना देख भी रहे हैं कि किसी प्रकार की इंडस्ट्री को अगर ओपन कर भी लें, तो इसका नो हाउ क्या होगा, जो हम टेक्नोलॉजी यहां पर लगाएंगे, या अगर मान लो कारीगर भी लगा रहे हैं तो लोगों को बताएंगे क्या कि उनको बनाना क्या है? और रीजन, और क्या रीजन है? इंडस्ट्रीज ओपन करने के लिए फायका हमें क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। उस टाइम पर देश की हालत कैसी थी आजादी से पहले और आजादी के टाइम पर? बहुत बुरी। नहीं नहीं, बुरी थी, सही कह रहे हो। नहीं, मैं उस वर्ड पे हंस रहा था, मैं कहा बहुत बुरी थी। कैपिटल बेस लोगों के पास कम था, लोगों के पास व्यवसाय का ज़्यादा साधन नहीं था और जमा पूंजी नहीं थी लोगों के पास, और इतनी तो बिल्कुल नहीं थी कि वो इंडस्ट्रियल सेटअप जो है पूरा का पूरा बना सके, राइट। ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर क्या था कि अगर इंडस्ट्रियल बेस अगर डेवलप हो भी जाता, लोगों के पास अगर पैसा होता भी या उनको नो हाउ पता भी होता, हम किसके अंतर्गत, किसकी हुकूमत में बंधे हुए थे? अंग्रेजों की हुकूमत में। तो अगर कल को हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना भी चाहते या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपनी इंडस्ट्रीज को बनाना चाहते, तो क्या ब्रिटिशर्स हमें इस चीज के लिए प्रोत्साहन देते, पुश करते क्या हमें? नहीं, उनका खुद का इंटरेस्ट बनना प्रभावित होता। मुझे दो सरकमस्टांसिस ऐसे बताओ जब अंग्रेजों का शासन भारत के अंदर चल रहा था और उस टाइम पर
कुछ गिने चुने लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का सहारा लेते हुए बाजी मार ली और उन्होंने अपने नाम के साथ अपनी इंडस्ट्रीज बिल्कुल स्काई रॉकेट कर दी। मुझे वो दो इवेंट्स बताओ। वैसे तो फायका अंग्रेज जो हैं कभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट नहीं करेंगे ना हिंदुस्तानियों के फेवर में। हम बाजी मार सकते हैं, मौका ले सकते हैं, राइट। तो ऐसे कौन से दो सरकमस्टांसेस थे कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की नीड पीक पर थी इंडिया के अंदर और अंग्रेजों को हमारी जरूरत थी, और हमने मतलब कुछ हिंदुस्तानियों ने इस चीज का फायदा उठाते हुए, उन दो इवेंट्स का फायदा उठाते हुए अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में बहुत नाम बनाया और बहुत पैसा कमाया। गुड गुड, शाबाश मयूर, एक्सीलेंट। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, मयूर जरा इस पॉइंट को इलेबोरेट करो। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर अंग्रेजों को ऐसी क्या नीड थी जिसकी पूर्ति करने के लिए हिंदुस्तानियों की भी उनको आवश्यकता थी, या फिर हिंदुस्तान से वो सपोर्ट चाह रहे थे कि यहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट हो? बताओ, थोड़ा सा इलेबोरेट करो इस पॉइंट को, आराम से समझाना। हाँ, सोल्जर्स के जो कपड़े होते हैं, हेलमेट होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, आर्टिलरी होती है, मशीनरी होती है, वेपन्स होते हैं, जो भी चीज़ें मतलब वॉर के लिए जो भी उनकी जो डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी, उसको बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है वो पूरा कर रहे थे, है ना। इट इज़ जस्ट लाइक मास्क की डिमांड आजकल है क्या ईशा? जो मास्क लगाते हैं जैसे मुंह पे, उसकी डिमांड आजकल है क्या ईशा? दिल्ली में रहते हो, कहाँ रहते हो? कोविड के टाइम पर थी। अरे मैं कोविड के टाइम से इसको कंपेयर कर रहा हूँ। चलो 1 डिकेड पहले बात कर लो, सैनिटाइजर मास्क के बारे में कोई जानता था? अब सैनिटाइजर मास्क उतने यूज हो रहे हैं क्या जितने 2020 और 2021 में यूज हुए ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड? नहीं ना। सबसे ज़्यादा फायदा कोविड के टाइम में किसको मिला? किसने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया? डॉक्टरों ने, सैनिटाइजर वालों ने और मास्क वालों ने। एग्री करते हो सब लोग? किसी को भी कोई आपत्ति इस चीज़ में? अरबपति हो गए ना ये सारे लोग, है ना। ऐसी अपॉर्चुनिटी कुछ इंडियन इंडस्ट्रीज ने देखी थी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, और उनमें से एक सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखने वाली कंपनी या फिर ग्रुप ऑफ कंपनी का नाम बता सकते हो मुझे, जो सबसे प्रचलित है, सबसे पुराना, जिसका इंडस्ट्रियल बेस है? टाटा। इसलिए मयूर, लंबे समय के अगर इंडिया के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लान को देखें तो टाटा के शेयर्स को कभी भी किसी भी पॉइंट पे बाय कर लो, कभी धोखा देंगे क्या वो? अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट लेकर चल रहे हो तो नहीं देते, है ना। तो इवन एज द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, उसकी जगह लेने के लिए कोई मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस अलाउ ही नहीं करा गया अंग्रेजों के द्वारा कि वो आए और उसकी जगह ले ले, ठीक है। प्राइमरी मोटिव कॉलोनियल गवर्नमेंट का था सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आप जानते हो। फायका जरा समझाओ क्या होता है ये सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी? इंडिया को कन्वर्ट करना इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इंपोर्टर ऑफ फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। तो इसका मकसद टू फोल्ड था। वो क्या था? सबसे पहले इंटेंशन था इंडिया के स्टेटस को रिड्यूस करना, ताकि इंडिया जो है सिर्फ एक एक्सपोर्टर बनकर रह जाए। किस चीज़ का? रॉ मटेरियल्स का। वो उन मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए वो जो ब्रिटेन में पनप रही हैं, डेवलप होने वाली थी। और दूसरा मकसद क्या था? इंडिया को कन्वर्ट करना ऐसी मार्केट कि जहाँ पर ये अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को, जो कि ब्रिटेन की इंडस्ट्री से बनते हुए आएंगे, उसको इंडिया में डंप कर सकें। ये चीज़ कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड होती हुई हमें दिखी अंग्रेजों के कार्यकाल में, ठीक है, ताकि इससे ज़्यादातर एडवांटेज इनकी होम कंट्री ब्रिटेन को मिल सके, ठीक है। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में इकोनॉमिक सिनेरियो के बेसिकली उस सीन को जाने के बिहाइंड द कर्टेन चल क्या रहा था उसको अनफोल्ड करें, तो हमें 100 बातों की एक बात नजर आएगी कि इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है वो डिक्लाइन हो रही थी। इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारी जो थी, देवर ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन, और वो डिक्लाइन हुई भी।
गुंजन, क्या मतलब होता है शब्द का इंडिजिनियस? स्वदेशी, जो हमारे देश का हो, ठीक है। तो इट क्रिएटेड नॉट ओनली मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, हद से ज़्यादा सिर्फ बेरोजगारी नहीं, लेकिन बेरोजगारी के अलावा इट ऑल्सो बट इट ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू डिमांड इन द इंडियन कंज्यूमर मार्केट। अब ये डिमांड की पूर्ति करने के लिए क्या लोकल इंडस्ट्रीज पर्याप्त थी क्या? नहीं। तो विच वॉज नाउ डिप्राइव्ड ऑफ सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड्स। तो लोग कहां से खरीदते थे गुड्स? उन गुड्स को प्रेफर करते थे जो कि डंप होते थे इंडिया में, और कहां से बनकर आते थे वो? ब्रिटेन से। ये जो डिमांड थी, इट प्रॉफिटेबली मेट बाय इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स ऑफ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। मैं आपसे दो तीन सवाल जानना चाहता हूं आप सब लोगों से। जब राइटर हमें एक लाइन यहां पर एक क्लेम कर दे रहा है, चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से जो गुड्स बनकर आ रहे हैं वो सस्ते कैसे हिंदुस्तानी गुड्स से? एक्सप्लेन करो मुझे इसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में। हाँ फायका बताओ। वो मशीन से बने होते थे, और कोई भी चीज तो मशीन से बनेगी वो जल्दी जल्दी बन जाएगी, है ना। देखो, बिल्कुल वो चीप होगी। देखो फायका, अगर आप और मैं एक बेकरी शॉप स्टार्ट करें, और अगर हमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा कमाना है और लोगों को अच्छी क्वालिटी की एक चीज़ देनी है, हम अपने बिस्किट्स जो है, अगर उसके आगे एक नाम लगाते हैं, एक नॉर्मल कुकीज़ है, और वहीं पर अगर एक नाम लगा दे आगे, उसके एक प्रीफिक्स अटैच कर दे, हैंडमेड कुकीज़, ज़्यादा महंगा क्या बिकेगा? हैंडमेड कुकीज़। ऐसी अगर हम साड़ी की बात करें, ऑल ओवर इंडिया ईशा आप कहीं से भी साड़ी ले लो, लेकिन अगर आप कोई हैंडमेड साड़ी को प्रेफर कर रहे हो तो वो ज़्यादा महंगी होगी ना। लाइक वो एमपी की कौन सी साड़ी है जिसके पास जीआई टैग है? मैं नाम बोल रहा हूँ, चंदेरी साड़ी, गुड, जिसके ऊपर वो सुई धागा मूवी बनी थी अनुष्का शर्मा और वरुण धवन की, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल और देता हूँ, सर्दियों में बनारसी साड़ी, है ना। आप लोग शॉल सर्दियों में पहनते होगे, ठीक है। तो शॉल कहीं से भी खरीद लो, शॉल 50 रुपये का भी मिल जाएगा आपको, 50,000 का भी मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन कभी भी आपको डिस्काउंटेड रेट पर फायका पश्मीना शॉल मिलेगा क्या? नहीं, महंगा है ना, उसकी कीमत है ना। ये चीज़ होती है। तो ये तो आप समझ गए कंटेक्स्ट, मैंने आपको एग्जांपल दी थी। मैं प्रूफ किस पॉइंट को करना चाह रहा हूँ पहले वो बता देता हूँ। देखो, इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रियल बेस डेवलप नहीं हुआ था और लोगों की जो डिमांड थी, बेसिकली क्या डिमांड थी? कपड़ा पहनने की। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के टाइम पर जो कपड़ा प्रचलित था, उस कपड़े का नाम बताओ मुझे। गांधी जी ने जिसको प्रमोट करा, अब तो बता दो। खादी। खादी। खादी सस्ता होता है महंगा होता है? महंगा होता है। खादी की क्वालिटी अच्छी होती है कि बुरी होती है? हाथ करके अगर ऐसे चीर दूं ना, तो दो टुकड़ों में हो जाएगा वो कपड़ा। एक तो महंगा, क्वालिटी उतनी सुपीरियर नहीं जितनी इंडस्ट्रियलाइज गुड्स की है, और खादी में आपको वैरायटी या प्रिंट्स या एक जो फैशन का टेस्ट है वो लग सकता है कभी भी, एज कम्पेयर टू अगर कोई इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब समझ जाओ कि कपड़ों की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो है उसके सामने, तो नहीं ना। और महंगा भी था, ठीक है। तो लोग बेसिकली, अब मैं आपको एक एनालिसिस बताने जा रहा हूँ, सब लोग इसको ध्यान से सुनना, आपकी हिस्ट्री में भी मदद होगी इससे, और जो यहाँ पर शब्दों के पीछे का एनालिसिस है मैं वो भी दे रहा हूँ। बिल्कुल फोकस लगा के सुनना मेरी बात को, मैं जो बोलने जा रहा हूँ। देखो, बहुत बार इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पर दोस्तों आप सबने सुना होगा कि नेशनल लीडर्स हमसे डिमांड करते थे स्वदेशी 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 स्वदेशी। इस चीज़ का गाना चलता रहता था बार बार, है ना। अंग्रेज़ों के गुड को छोड़ो और स्वदेशी चीज़ें अपनाओ, विदेशी विदेशी छोड़ो, विदेशी चीज़ों को बॉयकॉट करो, उनकी पिकेटिंग करो, उनको बॉनफायर करके जलाओ, लेकिन स्वदेशी अपनाओ, राइट। मैंने आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में ये वाली चीज़ बताई थी मयूर, आपको याद होगा जब हम स्टडी आईक्यू की बुक कर रहे थे। कोई भी मूवमेंट हो, स्वदेशी मूवमेंट को पकड़ लो, इंडियन नेशनल मूवमेंट के किसी भी स्टैंड को पकड़ लो, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स की किसी भी मूवमेंट को पकड़ लो, गांधी जी का जब आगमन भारत के अंदर होता है, उनकी जो दरख्वास्त होती है हिंदुस्तानियों से, उस चीज़ को पकड़ लो। हिंदुस्तानी हर चीज़ में समर्थ थे, सक्षम थे नेशनल लीडर्स की बात मानने को। जब हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, सिर्फ एक चीज़ में
हिंदुस्तानी 100% बात को फॉलो करने से फेल हो जाते थे, और वो क्या था? स्वदेशी कपड़े को अपनाना। फायका, जब मैंने इतनी कहानी बता दी है तो ज़रा कंटेक्स्ट बिल्ड करके मुझे बताओ, ऐसा क्यों कि हिंदुस्तानी में जब क्लेम कर रहा हूँ कि वो फेल हो जाते थे, क्यों? वो कॉस्टली होता था। अब एक बात बताओ, आपके अंदर अगर देशभक्ति की भावना है फायका, लेकिन खाने को रोटी नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? पहले पहले रोटी का इंतजाम करोगे, रोटी खाओगे ना पहले, तब जाकर आपके अंदर देशभक्ति की भावना आएगी ना। ये दोनों चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हो। फायका होता क्या है, जब किसी इंसान की रोटी की पूर्ति नहीं हो पाती ना, खाने खाने की पूर्ति नहीं हो पाती, वैसे हम तीन चीज़ें अक्सर बोलते हैं गुंजन, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन उनमें से तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? रोटी, है ना? जो रोटी है, अगर आपको रोटी का ही आपका बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, या फिर रोटी के लिए ही अगर आपको मुशक्कत करनी पड़ रही है, तो आप किसी और चीज़ के लिए फीलिंग डेवलप कर सकते हो क्या? किसी भी चीज़ के लिए आप अपने अंदर से उत्तेजना, या फिर किसी भी चीज़ की गर्मी, किसी भी चीज़ की लड़ाई, ये आपके अंदर से कभी जागरूक होगी किसी भी चीज़ को लेकर? बहुत मुश्किल है मुस्कान, है ना? बहुत मुश्किल है। और अगर चलो स्टार्ट हो भी गई, तो फायका कितनी गारंटी है कि कंसिस्टेंट तरीके से बरकरार रहेगी ईशा लंबे समय तक? नहीं रह सकती ना। हर कोई भगत सिंह की तरह, राजगुरु की तरह, सुखदेव की तरह, गांधी जी की तरह बार बार भूखे पेट रह सकता है क्या? उतनी विल पावर हर किसी में हो सकती है क्या? नहीं ना। अब देखो होता क्या है, यहां पर अगर आप ये चीज़ देखो, अब तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। अंग्रेज़ों ने यही एक हथकंडा अपनाया कि हम बल्क में गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। बल्क में प्रोड्यूस करेंगे तो अंग्रेज़ों को ये सस्ता बनाना कैसे पड़ रहा था? क्योंकि जब भी आप बल्क में कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो, तो जो जिस रॉ मटेरियल की कीमत मयूर मान लो 500 रुपये है, लेकिन आप सामने वाले से मान लो कि सामने वाले से 10-15 आइटम ना लेकर आकर आप लाखों की संख्या में आइटम लेकर आ रहे हो, तो वो आपको 500 रुपये की चीज़ हो सकता है कि 500 रुपये की भी देते। इसका जीता जाता एग्जाम्पल हमारे दिल्ली में है ना मयूर, ईशा, चावड़ी बाजार, चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली, होलसेल की मार्केट्स हैं वहाँ पर। पहली बात है तो रिटेल माल मिलेगा भी नहीं आपको, है ना मयूर? अगर आपको एक पेंसिल का डब्बा लेना है तो आपको 100 या 500 पेंसिल का डब्बा लेना पड़ेगा। और फायका वहाँ पर पता है क्या होता है, 5 रुपये की जो फिर नटराज की जो पेंसिल है ना एग्जाम्पल के तौर पर, आपको 25 पैसे की लग जाती है आज भी, 25 पैसे की पड़ेगी आपको। लेकिन शर्त क्या होती है मयूर? लेने 100 डब्बे पड़ेंगे, या 50 डब्बे, या जो भी जैसे दुकानदार की शर्त हो, होलसेलर्स का जो बेसिकली रेट रहता है। अंग्रेजों ने यही रणनीति अपनाई, और अंग्रेजों को ये गुड्स बनाना किफायती क्यों पड़ रहा था? क्योंकि अंग्रेज ये वाले, मतलब ब्रिटिश, मैं ब्रिटिशर्स की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिशर्स ये वाले जो गुड्स हैं सिर्फ क्या इंडिया में डंप कर रहे थे क्या? अफ्रीका और एशिया की जितनी भी कंट्रीज को इन्होंने अपनी कॉलोनी बना रखा था वहां पर, इसके अलावा और अपना माल वो कहां बेच रहे थे? आसपास के पड़ोसी देशों में। और पड़ोसी देश कहां पर है इनके? यूरोप में। तो जब इतने बल्क में आप माल बेच रहे हो, तो रॉ मटेरियल तो आपको बहुत सस्ता पड़ रहा होगा। और हिंदुस्तानियों को इन्होंने अपनी तरफ आकर्षित कैसे करा? कि हिंदुस्तान में जो खादी कपड़ा होता है वो महंगा होता है, और हम बल्क में गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो वो चीप होंगे, और वो चीप गुड्स हम चिपका देंगे हिंदुस्तानियों को। तो हिंदुस्तानियों की एक कौन सी जो आइडियोलॉजी है, या उनकी आज़ादी की लड़ाई को लेकर एक जो पकड़ है, हम उसको तोड़ पाएंगे इससे? बताओ कौन सी? स्वदेशी। स्वदेशी मूवमेंट मत कहो, स्वदेशी की टेंडेंसी। स्वदेशी मूवमेंट तो क्योंकि एक अलग मूवमेंट है ना। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आया आपको? एडिशनल बातें समझ में आई? इन सब बातों को फायका ईशा लिखते हो कि नहीं लिखते हो, कि सिर्फ सुन लेते हो हाथ फोल्ड करके? तो ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो हैं, इनकी जड़ें जो हैं हिंदुस्तान में तगड़ी होने लगी, गहरी होने लगी। मतलब मॉडर्न इंडस्ट्रीज का, या इंडस्ट्रियल बेस अगर आपका हो, तो वो उसका आगमन, उसकी स्टार्टिंग होने लगी, भारत में शुरुआत हो गया वो प्रचलन। लेकिन प्रोग्रेस उसकी फिर भी बहुत ज़्यादा स्लो थी। क्यों प्रोग्रेस स्लो थी? ऑब्वियसली बात है, परमिशन देने वाला कौन है? ब्रिटेन। ठीक है, इसके अलावा
क्या हर किसी के पास पैसा है इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का? नहीं ना। कैपिटल है, नो हाउ है, टेक्नोलॉजी है? नहीं। ठीक है, तो इनिशियली ये जो डेवलपमेंट थी, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो रही है, इट वाज कन्फाइंड टू द सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स। शुरू शुरू में क्या सेटअप होता था? कॉटन मिल सेटअप हुए और जूट टेक्सटाइल मिल सेटअप हुए। मैं इसको जरा मार्क कर देता हूँ आपके लिए, एक मिनट रुकना। कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स ये सेटअप हुए। कॉटन मिल्स की अगर हम लोग दोस्तों बात करें कहाँ सेटअप हुए, जस्ट अ मिनट। कॉटन मिल्स जो सेटअप होते हैं ज़्यादातर दे डोमिनेटेड एरियाज ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो ये वाली फैक्ट्रीज, कॉटन वाली फैक्ट्रीज कहाँ सेटअप हुई? कॉटन के कपड़ों की फैक्ट्रीज महाराष्ट्र और गुजरात। बात करें अगर हम लोग जूट मिल्स की, जूट मिल्स कॉन्सेंट्रेटेड थी बंगाल वाले इलाके में। धीरे धीरे करके कॉटन और जूट से हमारी शुरुआत हुई, धीरे धीरे करते करते आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का भी आगमन होना शुरू हुआ 20th सेंचुरी में। शुरू में आपको यहाँ पर राइटर क्या बोल रहा है, ये जो उसने कॉटन और जूट के बारे में आपको बताया, ये इसने बताया 19th सेंचुरी में। 20वीं शताब्दी में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज भी आई, और ऐसे ही पहली एक इंडस्ट्री हमारे देश में जो सेटअप होती है उसका नाम क्या था? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी शुरुआत होती है साल 1907 में। फिर धीरे धीरे करके वक्त ज़माने बीतते हैं, नीड्स उत्पन्न होती है, तो और इंडस्ट्री सेटअप होती हैं, लाइक शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। ओके, लेकिन फिर भी अगर हम इन सारी इंडस्ट्रीज को देखें, आप मुझे बताओ, कॉटन मिल में, जूट मिल में, आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज में, शुगर वाली इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में हमें ज़्यादातर मशीन्स की आवश्यकता होती है या फिर ज़्यादातर मैन पावर की आवश्यकता होती है? बताओ, आर दे कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव? सीमेंट कौन सी मशीन उठाती है? चीनी की प्रोसेसिंग कौन सी वो करती है? लेबर इंटेंसिव। तो राइटर आपको यहां पर ये बोल रहा है, हार्डली देयर वॉज एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री। और ईशा क्या होती है कैपिटल गुड इंडस्ट्री, जो कि किस पे चलती है? लेबर पे या टेक्नोलॉजी पर? टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, तो हार्डली देयर वॉज एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री जिसकी वजह से फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट हो सके इंडिया का। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन की लहर जो स्टार्ट हुई थी यूरोप में, और यूपीएससी के मेंस 2015 में जो पहला क्वेश्चन आया था जीएस पेपर 1 में, उसने एक स्टेटमेंट क्लेम करके दी थी ना हमें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ सबसे पहले कौन सी कंट्री में? बताओ आप लोग। ब्रिटेन में। ब्रिटेन में मुस्कान। तो यूपीएससी ने स्टेटमेंट दी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रिटेन, बट बाय ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में ही क्यों? तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नहीं, मैं तो एक क्वेश्चन के बारे में बात बता रहा हूँ, मैं उसका कोई आंसर अभी नहीं दे रहा हूँ। वो ठीक है, वो अलग एक्सप्लेनेशन है। हाँ, ब्रिटेन, उसको वैसे ग्रेट ब्रिटेन कहते थे, वो वर्ल्ड का लीडर था, बहुत सारे इसके पीछे रीजंस हैं, वो अभी छोड़ दो एनालिसिस। हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं कि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ और ब्रिटेन से होते होते वो यूरोप के बड़े सारे देशों में फैला, राइट? हम ये कह सकते हैं क्या, जिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फ़ायदा एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ को मिलना चाहिए था, यूरोप के कोलोनाइजेशन के हथकंडे की वजह से ये अफ्रीकन और एशियन देश लाइक इंडिया ये पिछड़ कर रह गए कि इनको इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ्रूट नहीं मिल पाया, वक्त से पीछे रह गए। मतलब कह सकते हैं हमें, अगर अंग्रेज हमारे देश में नहीं होते तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत फायका भले ही किसी भी देश से हुई होती, ब्रिटेन से हुई होती, लेकिन हम टेक्नोलॉजिकल नो हाउ को जानते हुए ज़्यादा मतलब आगे बढ़ सकते थे। मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा होता ही ऐसा, बढ़ सकते थे आगे, है ना? हमेशा आप लोग एक बात का ध्यान रखा करो, पॉसिबिलिटीज वाली एनालिसिस भी अपने दिमाग में लेकर चला करो।
उसी साल साल 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद हो, मेंस का जीएस पेपर 1 के अंदर, कि अगर गांधी जी नहीं होते इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पर, तो आज़ादी के बाद का भारत की स्थिति परिस्थिति उसका रंग रूप कैसा होता, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था वो, है ना। तो अब ये सोचने वाली बात है ऑन द स्पॉट कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको जाकर सोचना कि गांधी जी नहीं होते तो इंडियन नेशनल मूवमेंट या फिर आज़ादी के बाद का सिनेरियो कैसा होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हर एक पॉसिबिलिटी से इत्मीनान से कवर करते चला करो। एक पैराग्राफ में भले ही आधा घंटा लगाओ, 4 घंटे लगाओ, कोई बात नहीं, ये आपकी होमवर्क की फील्ड है। कम से कम आपने कुछ सोचा होगा, कुछ समझा होगा, कुछ डिस्कस करा होगा, तो उतना ही कम टाइम आपको रियल एग्जामिनेशन रूम में लगेगा, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब होता क्या, अगर हम इसका मीनिंग जानें। वैसे तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को जो नितिन सिंघानिया की जो इकोनॉमिक्स की बुक है मैं उसके अंदर कवर करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो एनसीईआरटी बोल रही है एक बार जान लेते हैं। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब होता है वो इंडस्ट्रीज जो कि मशीन टूल्स प्रोड्यूस करती हैं, और वो मशीन टूल्स फर्दर आर्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर करंट कंजम्पशन। यानी कि मान लो कि एक बिस्किट या एक बिस्किट या एक चिप्स की फैक्ट्री में एक मशीन है इंस्टॉल्ड, उसके अंदर फटाफट से पैकेजिंग हो रही है चिप्स की, बिस्किट्स की, फटाफट से पैक होते होते चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट और ये सब निकल रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाला काम मशीन कर रही है। मशीन टूल्स हैं जो डिप्लॉय कर रखे हैं हमने किसी भी इंडस्ट्री वगैरह के अंदर, और वो फर्दर आर्टिकल्स जो है कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या आप ट्रैक्टर को एक कैपिटल गुड कह सकते हो? बिल्कुल। ट्रैक्टर कैपिटल गुड कैसे है? वो कैसे प्रोड्यूस करता है आर्टिकल्स को कंजम्पशन के लिए? खेत को जोतने के काम आता है जल्दी, है ना, और फायका लेबर वाली मेहनत को मयूर बचाता है। बैल और हल लेकर अगर खेत को जोता जाए, उसमें किसान की हालत खराब होगी, या फिर ट्रैक्टर के ऊपर बैठते हुए ट्रैक्टर के पीछे जो वो देखा है, मैं आपको अक्सर इमेज दिखाते रहता हूँ, 4 या 6 वो लोहे वाले वो ऐसे कीले लगी रहती हैं, मतलब काइंड ऑफ, है ना, उसको लेकर अगर वो खेत को जोते या फिर सॉइल की टेलिंग करे, क्या चीज़ ज़्यादा आसान है बताओ? ट्रैक्टर। लेकिन दिक्कत क्या है मुस्कान? हर किसी के पास होता नहीं है रिसोर्स। गुड, ठीक है मुस्कान, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही हैं, कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हेयर एंड देयर, ये कोई सब्सिट्यूट नहीं था। मतलब राइटर आपको ये बोल रहा है, अंग्रेज़ों ने भले ही चालाकी से ये दिखाने के लिए कि हाँ कुछ इंडस्ट्रीज़ हम ओपन करवा रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, लेकिन इन इंडस्ट्रीज़ के ओपन होने से जो इन्होंने पूरा का पूरा हमारे देश का ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का बेस उजाड़ कर रख दिया था, ये उसका किसी भी प्रकार का कोई रिप्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, ठीक है। फर्दर मोर ग्रोथ रेट जो नए इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो हुआ और उसका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी या फिर जीवीए, ये बड़ा ही कम था। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मुझे वो 5 इकोनॉमिस्ट के नाम बताओ जिन्होंने बताया था कि अंग्रेज़ों ने कोई प्रयास करा नहीं नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। कौन से थे वो 5 इकोनॉमिस्ट? उसका नाम बताओ ज़रा मुझे। हाँ, डिक बाय, हाँ, वी राव, आर सी देसाई, लास्ट फिंडले शिरास, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया था हमें कि नेशनल इनकम कितनी रही है उस टाइम पर, अंग्रेजों के टाइम पर? लेस देन 2%, यस। और पर कैपिटल इनकम फाइव का 0.5%, 0.5%, गुड, ठीक है। तो ग्रोथ रेट जो नए इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से हुआ, या इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी के अंदर या जीवीए के अंदर, वो बहुत कम था। अच्छा, अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, मुझे ईशा फ़र्क बताओ, या फिर प्राची आप इकोनॉमिक्स कर रहे हो ना आजकल, आप मुझे फ़र्क बताओ जीवी और जीडीपी के अंदर।
सबसे पहले जीवीए समझो, जीवीए क्या होता है। बोलो बोलो, कोई भी बता दो। जीडीपी नहीं पूछ रहा हूँ, मुस्कान कानों से सुनो, कानों से। जीवीए पूछ रहा हूँ, जीवीए क्या होता है। हाँ, फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ मयूर, वो तो मुझे भी पता है, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड को भी आती है। हाँ, आगे बताओ। नहीं मयूर, आई एम वेरी अपसेट विद योर एक्सप्लेनेशन। जीवीए क्या होता है बताओ। जीवीए इज द जीडीपी कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्शन मेथड। हाँ ठीक है। श्रेया, श्रेया, एमएनसी की लैंग्वेज ना दे, ये ठीक है एक्सप्लेनेशन, मतलब मैं वैसे ही मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन एमएनसी वाली एक्सप्लेनेशन ना देते हुए ज़रा देसी लेवल पे थोड़ा सा उतर कर बात करो। इंटरव्यू रूम में क्या बोलोगे आप? देखो, आप खुद सोच के देखो, इंटरव्यू रूम में जैसे, मतलब एक एग्जाम, मैं एक बात कह रहा हूँ, बुरा मत मानना कोई भी, कि जीवी इज द जीडीपी कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्शन मेथड, ये बोलोगे इंटरव्यू रूम में? जीवी ऐड होता है, जीडीपी डिलीट हो जाती है। अच्छा, तो होता क्या है? होता क्या है? तुमसे तो मैं पूछ रहा हूँ चाय पत्ती क्या होती है, तुम कह रहे हो जो दूध में डलती है जिससे चाय बनती है। हाँ, ये है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जितने भी एक साल के अंदर श्रेया गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं, गुड, हाँ श्रेया बिल्कुल सही है। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं इकोनॉमी के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, तो वो होता है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन इसलिए मैं ग्रॉस क्यों नहीं वर्ड यूज कर रहा, ग्रॉस वर्ड में एक चीज अटैच होती है, हमें उसको पहले हटाना पड़ता है। क्या? हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, ग्रॉस वर्ड को नेट में बनाना पड़ता है हमें। ग्रॉस में क्या होता है? हाँ, नहीं भाई, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग यार, तुम्हें लगता है तुम्हारा कभी यूपीएससी का प्रीलिम्स होगा? तुम लोगों को मतलब लगता है, सीरियसली लगता है कि तुम लोग कभी यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल पाओगे? क्लासेस करते रहो बस, इसी में खुश रहना कि तैयारी करी थी कभी यूपीएससी की। कब लेक्चर करवा रखे हैं भाई आप, आज आंसर नहीं आ पा रहे हैं, क्या करोगे भाई तुम लोग यार। ग्रॉस वर्ड के अंदर एक खोट होता है, वो वर्ड याद है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन, ये इसके साथ अटैच होता है। अगर हम डेप्रिसिएशन को, जब तक वियर एंड टीयर की कॉस्ट को नहीं हटाएंगे तब तक ये नेट नहीं बनेगा। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? क्या, कैसे डिनोट करते हैं नेशनल इनकम को? पहले डोमेस्टिक इनकम बताओ, हम इसको कैसे कहते हैं? एन डी पी एट एफ सी। नेशनल इनकम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बनाते हैं? एन एन पी एट एफ सी। तो ये जो डी को मैंने एन बनाया, ये क्या करा मैंने? डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बनाया? इसके अंदर मैंने क्या ऐड करा? नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। गंगा में डूब के मर जाओ तुम प्राची। डेप्रिसिएशन कॉस्ट, गुड श्रेया। मतलब उस लड़की को ऑफिस में बैठ के आंसर याद है, और तुम लोग साले हरामखोर जो तब से लेक्चर देख रहे हो, इतना रिवाइज कर रहे हो, इतने महीनों से हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तुम्हें याद नहीं है। श्रेया को ऑफिस में बैठ के आंसर याद हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ रिवीजन ऐसी रखा करो कि तुमसे जो नींद में उठा के कोई पूछे तब वो कर लो। तुम अगर आंसर ऑन द स्पॉट नहीं कर पा रहे हो तो यू आर मिसिंग ऑन प्रीलिम्स, यू आर मिसिंग ऑन मेंस। 50 सेकंड के अंदर नहीं कर पाओगे वो रिकॉर्डिंग कैपेसिटी। अप्रोच अपनी चेंज करो और निब्बे निबियों से दूर रहा करो जो चोट से चोट चढ़ाकर बैठे रहते हो। तो अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो मतलब जीडीपी और जीवीए बहुत कम था, तो अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर क्या होता है? हाँ पहले, अच्छा एक मिनट, एक चीज को एम्फोसाइज कर दूं। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या हुआ? यानी कि ये बोल रहे हैं ना कि कंट्रीब्यूशन जीवीए का और जीडीपी का बहुत कम था, प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज की फायका इतनी हो नहीं रही थी, ठीक है। अब जीडीपी को कैसे बना, जीवीए से जीडीपी में कैसे बना दूंगा मैं सबको? ये सब लोग मैथ्स वाले जितने आप लोग हो, आप लोग इस सिंबल को पहचानते हो?
क्या होता है ये? समेशन, इंटीग्रेशन, समेशन कहते हैं हमारे इधर, ठीक है, दिल्ली में। तुम्हारी यूपी में पता नहीं क्या कहते हैं। जीवीएट एमपी, अगर सारे जीवीएट एमपी, इसका मतलब क्या होता है? मैंने समेशन यहां पर क्यों लिखा? सबने क्या वैल्यू एडिशन करी है? ऑल फर्म्स। और जैसा कि श्रेया ने हमें बताया, विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी एट एमपी, ऐसे निकलता है। तो अगर राइटर आपसे ये बोल रहे हैं कि जीवीए कम था, ग्रॉस वैल्यू एडेड कम था, इसका मतलब क्या हुआ? फायका आर्यन, क्या मतलब हुआ इसका? गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कम हो रही थी। तो जब वही कम हो रही थी तो जीडीपी बढ़ती हुई दिखेगी क्या? नहीं। और मैंने यहां पर समेशन क्यों लगाया है? सारे फर्म्स, सारे इंडस्ट्रीज, सारी फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज की टर्म्स में कम थी, ठीक है। हाँ, मार्केट प्राइस, यस। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्या चाहिए होता है हमें उसके लिए? क्या चाहिए होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं? सब्सिडीज को, ठीक है। और नफिया कैसे निकालते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स माने सब्सिडी को, श्रेया वो होता है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और श्रेया वो कैसे निकालते हैं? नफिया कैसे निकालते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। श्रेया कह रही है फॉरनर्स इनकम इज डिडक्टेड फ्रॉम टोटल। हाँ, तो श्रेया उसको कहने का तरीका होता है फीफा माइनस फीटा, ठीक है। फीफा माइनस फीटा का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हमारे पास क्या आ जाता है इससे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नफिया, ठीक है। सब लोगों को क्लियर ये वाली बात? भाई रिवाइज कर लो, नेशनल इनकम वगैरह कुछ तो पढ़ लो, कुछ तो ऐसी चीज कर लो कि मैं ऑन द स्पॉट पूछूं तो मैं आता हूँ। हाँ, और इन हराम को तो बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। पढ़ने की बात नहीं है, मुझे रिकॉलिंग कैपेसिटी के ऊपर भरोसा चाहिए। मुझे कभी भी पढ़कर दो, आंसर आप भी नहीं कर पाओगे तो आप भी गालियाँ खाओगे। हाँ, वो अवेलेबल है सब कुछ प्लेलिस्ट वगैरह में, वो मुझसे ले लो जब मर्जी, ऑर्डर में, जब मैं टारगेट दे रहा हूँ। अब समझ गए मुस्कान, गुंजन या कोई भी, मैं क्यों कहता हूँ ऑर्डर में चलना ज़रूरी है? मुस्कान देख रहे हो ये 6 से 10 महीने का सफ़र है ना, गाली नहीं खानी है तो पेशेंस के साथ चलना। तो दिस सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू, ये जो अच्छा एक पॉइंट है ये, अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर के बहुत ही लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन था पब्लिक सेक्टर का। इसका मतलब क्या? पब्लिक सेक्टर क्या होता है? क्या कहते हैं पब्लिक सेक्टर को? गवर्नमेंट सेक्टर। तो हम पब्लिक सेक्टर वाली इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं? गुड, पीएसयूज या फिर पीएससीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये कौन सी 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करी गई थी आज़ादी के बाद? स्पेशली स्पेशली मुझे ये बताओ, कौन से 5 ईयर प्लान में हमने एकदम से पुश दे दिया था इंडस्ट्रियलाइजेशन को? विच 5 ईयर प्लान? फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस, इंटेंस फोकस किसके ऊपर था? विच सेक्टर? एग्रीकल्चर। सेकेंड 5 ईयर प्लान का इंटेंस फोकस किसके ऊपर था? थर्ड 5 ईयर प्लान का मेन फोकस, हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड 5 ईयर प्लान का मेन फोकस किसके ऊपर था? दोनों को साथ लेकर चलना है, एग्रीकल्चर को भी, इंडस्ट्री को भी। लेकिन सेकंड का मेन फोकस किसके ऊपर था? इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसको, उस 5 ईयर प्लान को किसने बनाया था? श्रेया, कौन सा मॉडल कहते हैं हम उसे?
सारे 5 ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन बनाती थी मयूर। एक इकोनॉमिस्ट, नोटेबल इकोनॉमिस्ट ने उसको फॉर्मुलेट करा था। महालानोबिस मॉडल का नाम सुना है? पीसी महालानोबिस। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसने बनाया था? यंग इकोनॉमिस्ट। यंग इकोनॉमिस्ट के एन राज। ठीक है। तो दिस सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इस लाइन का जरा मुझे कोई मतलब समझा सकता है कि पब्लिक सेक्टर रिमेन कन्फाइंड टू दीज सेक्टर्स, इसका मतलब क्या हुआ फायका? या कोई भी बताओ। उनको अलाउ नहीं करा गया था कि टू कम अप इन द मतलब एंड टेक अ लीडिंग रोल इन द इकोनॉमी, है ना। ये वाले जो सेक्टर्स थे, रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स और कुछ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स, ये सब दायरा किसके हाथ में था? गवर्नमेंट के हाथ में था। और मुझे कुछ ज़्यादा कुछ एक दो के नाम वो बताओ। आज़ादी के बाद जो कुछ इंडस्ट्रीज आती हैं जिसका मालिकाना हक सरकार ने अपने पास रखा हुआ था और आज भी रखती है काफ़ी हद तक, बताओ ज़रा। जो रिजर्व होती है, सिर्फ गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगी इसके ऊपर। रेलवेज, पहले बताओ। रेलवेज है ना। वो वाइन शॉप्स नहीं होता फायका, वो सिगरेट्स एंड अल्कोहल होता है, ठीक है। वाइन शॉप्स हाँ ठेके के लाइसेंस देगी फायका। डिफेंस गुड श्रेया। एटॉमिक एनर्जी एक्सट्रीमली गुड। न्यूक्लियर एनर्जी हाँ ठीक है। और डिफेंस में और रेलवेज में सरकार ने अब धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन शुरू करी है ना। डिफेंस में शुरू करी है, इसका प्रूफ दे सकते हो? मैंने दिखाया थे कुछ ट्रक्स दिखाए थे आपको किसी कंपनी के। गुड। टाटा के ट्रक्स दिखाए थे और उस पर क्या लोडेड था? रॉकेट्स, है ना। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर कोई फैक्ट तो नहीं है। हाँ बस एक ये जान लो, टाटा आयरन स्टील कंपनी जो टिस्को है ना, टिस्को कब सेटअप हुई थी, कौन से साल? 1907। कहाँ पर? जमशेदपुर में, ठीक है। और ये जमशेदपुर कहाँ पर है? झारखंड। ये वाली बात याद रखना, बाकी नहीं, बाकी तो उसने ऐसी पैराग्राफ दे रखा है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।